मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, 2 शब्द कमेंट्स पर उसमें लिखें ताकि मुझे पता लगे मेरा वीडियो कितना आपको अच्छा लग रहा है। साधारण तौर पर मैं आप लोगों की कुंडलियों के विश्लेषण करता हूं या बनाता हूं। विश्लेषण तो बहुत बड़ी चीज है। 10-15 मिनट के वीडियो में पूरी कुंडली का सार नहीं दिखाई दे सकता, एक आधा पॉइंट का ही हो सकता है, आप भी समझते हैं। आज हम D9 से पहले देख करके हम D9 के विषय में हम आपको बताएंगे कि आपका जीवन साथी या यूं कहें कि विवाह के बाद कैसा होगा, आपका जीवन साथी कितना वफादार होगा। D9 उसके राज खोलेगी। दर्शकों, ये सामान्य तौर पर कुंडली के 12 भाव है। D9 में भी 12 भाव है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन परिवार कुटुंब का, तृतीय भाव पराक्रम का, साहस का है, छोटे भाई का, चौथा भाव सभी प्रकार के सुखों का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का भाव है, छठा भाव रोग रिपु ऋण का और सेवा का भाव है, प्रतियोगिता का भाव है, सप्तम भाव ये जीवन साथी का भाव है, अष्टम भाव गुप्त अंगों का, गड़ा हुआ धन का और दीर्घकालीन रोगों का भी भाव है, पाताल भी है, भूमि का गर्भ भी है, विदेश भी है। नवम भाव भाग्य का भाव है, दसम भाव ये कर्म भाव है, एकादश भाव आमंत्री का भाव है जो हमको समाज से जोड़ता है। तीसरा और एकादश भाव बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव भी महत्वपूर्ण है समाज से जुड़ने के लिए। क्यों? आपका अच्छा जीवन साथी होगा तो समाज से अच्छी तरह से जुड़ोगे। आपके साहस होगा, आपके कार्य, काम त्रिकोण का तीसरा पद है, काम त्रिकोण का पहला है, दूसरा है, ये सारे होंगे, आपके काम अच्छे होंगे तो आप समाज से जुड़ोगे। काम खराब होंगे तो नहीं जुड़ोगे ना। समाज अशुभ कामों में समाज थू थू करेगा, निंदा के पात्र बनोगे। द्वादश भाव वैसे तो खर्चे का भाव है साधारण तौर पर, लेकिन दंड का भी भाव है, विदेश का भी भाव है और असली पूछो तो सेवा सुख का भी भाव है। अगर सेवा सुख नहीं तो दाम्पत्य सुख भी बेकार हो जाता है। ये बात रही। अब हम चलते हैं D9 पर। D9 का सप्तमेश आपका अगर तीर्थ भाव में है, छठे भाव में है, दसम भाव में है, एकादश भाव में है, ये उपचय भाव कहे गए हैं जैसा बताया, तो आपको धन समृद्धि देने वाला होगा, कोई दो राय नहीं। अगर द्वितीय भाव में भी है तो धन की प्रोग्रेस होगी, शुभ होगा। लगन में है तो भी दाम्पत्य सुख अच्छा होगा। वो धन की समृद्धि का लिए हम बताया था कितने समृद्धवान होंगे। अगर आपका D9 का सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में भी होगा तो भी धन की दृष्टि से अच्छा होगा, कोई खराब नहीं होगा, अच्छा होगा धन की दृष्टि से। क्योंकि तीसरा, छठा, 10वां, 11वां उपचय भाव है। मैं धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं क्योंकि आर्थिक योग है। और जितना बलवान होगा तीसरे भाव का स्वामी, भाग्य भाव में होगा, चतुर्थ भाव में होगा, तो ये सारे सुख के भाव हैं, सुख के भाव है। लेकिन आप ये देख लो, पहले ये करने से पहले क्या आपका D9 का सप्तमेश कहीं विष नवास में तो नहीं है, पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा, D9 में, पहले मैं D9 की बात बताता हूं, सप्तमेश का शुक्र की भी स्थिति देखिए, पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है। शुक्र कहां पर है? अगर पाप ग्रह से पीड़ित है तो परेशानी आ जाएगी, तो फिर दाम्पत्य को से दूर होगा, कलह का वातावरण बनेगा, जीवन साथी वफादार नहीं होगा। अब आइए देखिए, संबंधित एक उदाहरण कुंडली में हम विचार करते हैं। आप अपनी कुंडली में भी देख लीजिए कि D9 में, पहले D9 में ही देख लीजिए, फिर D1 में भी देखेंगे। D9 में जो सप्तम भाव का स्वामी है वो कहां पर है, किस स्थिति में है, कौन से नवास में, विष नवास में तो नहीं है, पुष्कर नवास में है, तो आप बहुत अच्छी किस्मत लेके आए हैं जीवन साथी के सुखों के लिए। और वो जहां तक बहुत सुख होता है, सुखी होता है, चाहे लड़की हो लड़का हो, जिसका जीवन साथी
अपने रूप सुख ही मिल जाता है। जी, इसीलिए तो उसको गृह लक्ष्मी कहा गया, पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा गया है। तो और अगर कन्या की कुंडली भी है तो उसका भी जीवन साथी अच्छा होगा। दोनों के लिए ही बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं हम दोनों कुंडलियों। और एक और बात है, जब वैवाहिक जीवन देखना है तो D30 को देखना मत भूलिए। D30 आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज को बताता है। D30 इस कुंडली में आप अंत तक बने रहिए, हम D30 का भी बताएंगे। D1 में, D1 D9 में विवाह के बाद क्या होगा, कितना वफादार होगा जीवन साथी। शुक्ल पक्ष 13 अश्विनी चंद्र 2 रविवार का समय 8:15 PM का लिया है। मैंने डेट नहीं लिखा, तारीख नहीं लिखा है, क्या कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो। तारीख नहीं लिखने से मैं थोड़ा सा झिझक कम करता हूं बताने में, ताकि आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन मिल जाए। किसी की भी कुंडली हो सकती है, ऐसा आप सोच लो। मिथुन लगन की कुंडली, मिथुन लगन के 13 डिग्री 29 मिनट है। गुरु उच्च राशि में 23:44 है और मंगल यहां पर छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी प्रबल पापी, मिथुन लगन के लिए मंगल परम पापी यहां पर बैठा हुआ है। और राहु 15 डिग्री 29 मिनट लेकर राहु मंगल को पीड़ित कर रहा है, मांगलिक है, पीड़ित कर रहा है। शुक्र तुला राशि में 6:26 लेकर के है। सूर्य 1:10 लेकर के यहां पर है, सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी है। बुध 3:10 लेकर के अस्त, बुध लग्नेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। केतु 15:29 लेकर के, चंद्रमा 4:48 है। ये स्थिति रही। अब हम बात कर रहे हैं आज सिर्फ जीवन साथी आपका कितना वफादार होगा। पहले मैंने आपको क्या होना चाहिए था D9 की वजह से, वो मैंने बताया क्या होना चाहिए था, और क्या है वो आप देखो, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना। अब ये कुंडली वफादार की मिलेगी या धोखेबाज की, या ये कहो भाई दाम्पत्य सुख वही मिलेगी, दाम्पत्य सुख नहीं होगा, ऐसा सोच के सोचिए। बहुत बड़ा इशू हो जाता है हमारे जिंदगी में। अगर जीवन साथी ठीक हो तो जीवन की नैया सुधर जाती है, और ठीक नहीं मिले तो गड़बड़ हो जाती है। दर्शकों, मंगल छठे भाव का स्वामी, छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी, मिथुन लग्न के परम पापी है। चतुर्थ भाव में है, शत्रु राशि में है, राहु से पीड़ित है। चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया, और मंगल की चतुर्दृष्टि यहां पर सप्तम भाव पर है। पीड़ित मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि है, यहां पर सप्तम भाव में परेशानी देगा। लगन में शनि है, शनि अष्टम भाव का भी स्वामी है और नवम भाव का भी स्वामी है। लेकिन शनि एक उदार पुरुष तो बनाएगा, लगन में है, थोड़ा सा अपने प्रभाव देगा। लेकिन जब लगन में शनि हो तो ऐसे जातक को ऐसे कार्य करना चाहिए। शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं? शनिदेव आपसे शुभ कार्य चाहते हैं। शनिदेव तृष्णा वैराग्य के कारक हैं। फल तो देंगे, लेकिन परिश्रम करा कर देंगे, सस्ते में नहीं देंगे। लगन में जब शनि हो तो आपको अपना व्यक्तित्व ठीक रखना चाहिए। आपका व्यक्तित्व ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और व्यक्तित्व ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि लगन 13-29 पर यहां पर विष नवास में आ गया है। तो जातक हो या जातिका हो, उसका व्यक्तित्व भी ठीक नहीं है। और फिर शनि की दृष्टि यहां पर आ गई, मंगल की दृष्टि आ गई, दोनों की दृष्टि आ गई सप्तम भाव में। और सप्तमे गुरु द्वितीय भाव में उच्च राशि का है, कारक है द्वितीय भाव का। यह भी बताया गया है कि कारक हमेशा नाश करता है, लेकिन यहां पर गुरु केंद्राधिपति दोषी भी है, पूर्ण फल देने में फल नहीं है, सपक्ष नहीं है। और फिर केतु की दृष्टि है, केतु द्वारा गुरु का चांडाल योग बन रहा है। और अगर कन्या है तो विवाह का कारक कौन है? गुरु है। विवाह में बाधा आ रही है, यहां मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, विवाह में बाधा आ रही है। लेकिन ये बाधाएं टेम्परेरी होती हैं, कभी शुभ दशा आ जाती है, क्योंकि भगवान ने आपको कर्म का फल देना है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बाधा आ रही है। और अगर पुरुष है तो शुक्र पाप करती योग में है, एक तरफ मंगल है तो एक तरफ सूर्य है। शुक्र अपनी राशि में सप्तम भाव में, पंचम भाव में है, तुला राशि में। शास्त्र ये कहता है तुला राशि में शुक्र हो तो बड़ा लक्ष्मीवान होता है। बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी एक चीज आप देख लीजिए, शुक्र से चतुर्थ अष्टम 12वां भाव पाप ग्रह तलाक कराता है।
शुक्र पहले तो पापकृति योग में है, एक तरफ मंगल है, एक तरफ सूर्य है, और शुक्र से द्वादश मंगल है, शुक्र से 12वां मंगल है, शुक्र से 12वां मंगल है, और शुक्र से अष्टम राहु है, शुक्र से अष्टम राहु और शुक्र से 12वां पाप ग्रह दोनों। इसमें कोई संशय नहीं, अगर उपाय नहीं किया तो तलाक भी तैयार है। अब किस स्थिति में होगा, मैंने तो ऐसा भी देखा है, तलाक होते हुए 2-2 बच्चे हो जाते, 3-3 बच्चे हो जाते, तलाक भी हो जाता है। जब ग्रहों की विपरीत दशा आएगी तो तलाक भी होगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं होगी, शादी होने के कुछ ही दिन के बाद में फिर वही परेशानी हो जाएगी, क्योंकि द्वादश राहु भी प्रबल पितृदोष है। तो ये कुंडली आपकी ये बता रही है कि इसमें जीवन साथी वफादार नहीं होगा, जीवन साथी केतु से पीड़ित हो गया, द्वितीय भाव में धन की भी हानि होगी, वफादार नहीं होगा। चंद्रमा से द्वितीय राहु है, धन की हानि होगी, चंद्रमा से द्वितीय राहु है, धन की हानि। चंद्रमा से सप्तम शुक्र है, पापकृति योग में है, व्यवहार सुख में हानि। शुक्र क्या है, शुक्र दाम्पत्य सुख का दाता है। कन्या के लिए विवाह कारक गुरु जरूर है, पुरुष के लिए विवाह का कारक शुक्र जरूर है, लेकिन शुक्र कन्या हो या पुरुष हो भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, गुप्त अंगों का स्वामी है। पापकृति योग में है, परेशानी आएगी, परेशानी आ गई, और शुक्र से अष्टम राहु और शुक्र से द्वादश मंगल, और परेशानी में और जलती आग में घी चढ़ गया, जीवन सुखी नहीं है। फिर दूसरा, आपकी वर्ग कुंडली कोई भी हो, चाहे कुंडली हो, अगर आपका चतुर्थ भाव अच्छा है तो आपको कहीं ना कहीं सुख मिलेंगे। इस चतुर्थ भाव में मंगल राहु से पीड़ित है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, सब प्रकार के सुखों का भाव है, जीवन में सुख कोसों दूर हो जाता है। ये परेशानी रही। अब इसको निवारने के लिए लगन पापकृति योग में आ गया और पुष्कर में राहु आ गया। राहु पहले ही अशुभ फलदाता है। जब पुष्कर नवास में कोई ग्रह आ जाता है तो वह अशुभ है कुंडली में, तो उसकी अशुभता बढ़ जाती है। कारक ग्रह है तो अपने भाव को, अपने कारतत्व को वो ऊंचा उठाता है। अब ये राहु पुष्कर नवास में हो गया, इसका कारत्व क्या है, परेशानी देना, भ्रमित पैदा करना। द्वादश भाव में सहवास सुख है, सहवास सुख नहीं देना। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, नहीं देना। द्वादश भाव कोर्ट कचहरी का भाव है, उनमें रोती देगा भाई, क्योंकि पुष्कर नवास में है। तो राहु पुष्कर नवास में है, जो उसके कारत्व है राहु के द्वादश भाव में, सहवास सुख को नहीं देना और बढ़ाएगा, कोर्ट कचहरी के केस को और बढ़ाएगा। तो यानी इस तरह के भ्रमित करेगा। तो राहु, क्यों, राहु बलवान हो गया। लगन भी नवास में आ गया, व्यक्तित्व कमजोर हो जाएगा बालक का, चाहे कन्या हो या स्त्री हो, उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा। वर्गोत्तम, मंगल वर्गोत्तम है, लेकिन शत्रु राशि में है और परेशानी आ गई। ये बात यही है। अब देखिए D30 को भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम D9 पर देखेंगे। D30 क्वालिटी ऑफ मैरिज को बताता है कि आपकी शादी कैसी होगी। साधारण तौर पर त्रिस्मास कुंडली D30 क्या है, दुष्टता, असफलता, दुर्भाग्य का प्रतीक है। लग्नेश गुरु नीच राशि में है और चतुर्थ भाव में राहु केतु है। यहां पर इतना ही काफी हो गया, सुख कोसों दूर हो गया, और सुख कोसों दूर होगा। और सप्तम भाव का स्वामी D30 का भी सप्तम भाव का स्वामी बुध तो अस्त है, सूर्य के साथ ही चल रहा है। जो अस्त ग्रह सूर्य के साथ ही चल रहा है, अपना सक्षम देने में प्रभावहीन हो जाता है, सक्षम नहीं है। और कुंडली में बुध लगन का और चतुर्थ भाव का स्वामी है, अस्त हो गया। नवास में भी अस्त मिलेगा, हर जगह पर अस्त ही मिलेगा। तो 1, 10 और 3, 10 डिग्री है, अस्त होगा, तो उसमें भी कोसों दूर हो गई बात। दाम्पत्य सुख, यहां पर भी परेशानी आ गई। छठा भाव ये पीड़ित हो गया और राहु का द्वादश भाव पीड़ित हो गया दोनों से। छठा भाव जीवन साथी का द्वादश है, यानी जीवन साथी का सहवास सुख है, और द्वादश भाव जिसकी लगन है उसका सहवास सुख है, दोनों का पीड़ित हो गया। अब जब सहवास सुख नहीं तो शादी कितने दिन तक चलेगी, तो आप ही सोच लिए शादी के बाद क्या होगा, कितना वफादार होगा, आप ही निचोड़ निकालिए और फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब बात करते हैं नवास की। नवास में आपका जो सप्तम भाव का स्वामी है, छठे भाव में ठीक है चलेगा,
समृद्धि के हिसाब से। तीसरे भाव में भी अच्छा होगा, छठे में भी होगा, 10वें में भी, एकादश में भी, तो उपचय भाव है, अच्छा होगा। 9 भाव में भी अच्छा होगा, इस त्रिकोण में भी अच्छा होगा, पंचम भाव में भी अच्छा होगा, लेकिन कहीं भी होगा पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब यहां तो सप्तम भाव यानी सप्तम भाव का स्वामी सूर्य विष नवास में आ गया। जब सूर्य विष नवास में आ गया तो घाटा करेगा, दाम्पत्य जीवन कोसों दूर चला गया। नवास कुंडली का सप्तमेश विष नवास में आ गया, कोसों दूर चला गया, और यहां पर गुरु पीड़ित हो गया और शुक्र पाप करती योग में हो गया, पंचम भाव भी पीड़ित हो गया। हालांकि अपनी राशि में होते हुए शिक्षा भी इतनी मजेदार नहीं होगी, लटक पटक करके चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम बात करते हैं, इसी को हम आपका मार्गदर्शन करते हैं सर्वाष्टक से। इस कुंडली का निचोड़, इसका निचोड़, इसका निचोड़ आपको सर्वाष्टक में मिल जाएगा। कौन सा ग्रह क्या देख रहा है वो सारा चक्कर ही खत्म हो गया सर्वाष्टक में। सर्वाष्टक में जिस भाव में 28 बिंदु हैं वो अपने भाव को समृद्धि करेगा, कम से कम 28 चाहिए। जितने कम होते जाएंगे उतनी ही कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, जितने ज्यादा होंगे उतनी शुभता होगी। एक मूल बात ये सोच लीजिए। अभी देखिए, लगन में 34 है, चलो ठीक है, मान लिया। सप्तम भाव में 36 है, मान लिया, लेकिन पंचम भाव में यहां पर क्या हुआ, 22 आ गए, तो शिक्षा संतान का भाव लटक गया यहां पर पाप करती योग में। सप्तम भाव में 21 ही है तो सप्तमेश भी लटक गया। अष्टम भाव में 25 ही है और द्वादश भाव में 24 है। 1 2 3 4 भाव ये लटक गए, और ये चारों भाव जीवन साथी के भाव के लिए अहम है। क्यों? पंचम भाव प्रेम का भाव है, सप्तम भाव स्वयं जीवन साथी का है, द्वादश भाव सुख का भाव है, अष्टम भाव गुप्त अंगों का, तो जीवन मृत्यु का दीर्घकालीन कष्ट का है, तो वहां पर भी ये पूर्णता नहीं रही। पंचमे सुख पाप करती योग में, D1 में पंचमे सुख पाप करती योग में शुक्र से अष्टम राहु और द्वादश मंगल है। पंचमे सुख पाप करती योग में है और शुक्र से अष्टम राहु और द्वादश मंगल है, ये अशुभता का प्रतीक हो गया। मांगलिक है, सप्तमेश गुरु केंद्र से पीड़ित है, केंद्राधिपति दोषी है। जातक या जाति का मांगलिक है, राहु से पीड़ित है, और सप्तमेश गुरु केंद्राधिपति दोषी है, उच्च का हो गया तो क्या हो गया। छठा भाव पीड़ित है, स्वामी पीड़ित है। छठा भाव पीड़ित है और छठे भाव का स्वामी भी राहु से पीड़ित है। यह भी छठा भाव भी जीवन साथी के सहवास सुख को दर्शाता है, यह भी पीड़ित है। D9 में सप्तमें सूर्य विष नवास में केतु से पीड़ित है। सप्तमें विष नवास में है और केतु से पीड़ित है। शुक्र शनि राहु के प्रभाव में, शुक्र शनि राहु के प्रभाव में दसम भाव में 2 शादियां बिल्कुल निश्चित है, या 2 संबंध निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चतुर्थ भाव पीड़ित है, चतुर्थ भाव पीड़ित है। कुछ भी हो, कोई भी वर्ग कुंडली हो, चतुर्थ भाव अगर अच्छा होगा तो सुख मिलेगा। किसी का भी चतुर्थ भाव जरूर देखें। यहां पर भी चतुर्थ भाव पीड़ित है, यहां पर भी चतुर्थ भाव पीड़ित है, यहां पर भी चतुर्थ भाव पीड़ित है। अष्टम भाव में मंगल है और मंगल वर्गोत्तम आ गया और राहु की दृष्टि है। अष्टम भाव अगर कन्या की कुंडली है तो सौभाग्य का भाव है, उसके पति का सूचक है। जब अष्टम भाव अगर पीड़ित होता है तो ये कहते हैं अब उसको, अब उसके सौभाग्य का पूरा सुख नहीं मिलता, कारण चाहे कुछ भी होने दो, कोई घटना ऐसी घट जाती है। तो ये कुंडली ऐसे बताती है आपके विवाह के बाद क्या होगा, जीवन साथी कितना वफादार होगा। ये कुंडली बताती है अगर जीवन साथी वफादार नहीं होगा और विवाह के बाद समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप समय रहते अपनी कुंडली का अध्ययन करा लीजिए। मैंने आपको नवास से आपको बता दिया, नवास तो पहले ही, क्यों नवास पूरक है इस कुंडली का। जब विष नवास दे दिया, मैंने सर्वाष्टक वर्ष से बता दिया, मैंने D30 से बता दिया, और इससे ज्यादा बचा क्या वैवाहिक जीवन के लिए। ये मूल सूत्राधार है, ये सूत्र है। D1 में शुक्र से चौथा 8वां 12वां पाप ग्रह तलाश करता है। सुख पाप करती योग में हो या पाप प्रभावित हो, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती। तो अब आप सोच लो, विवाह के बाद जीवन साथी आपको कैसा मिलेगा। ऐसे ग्रह है तो वफादार नहीं होगा, परेशानी आएगी। समय रहते उपाय कीजिए, गहन अध्ययन करा करके जो उपाय निकलता है षडवर्ग आदि से, तो उपाय कीजिए, आपकी जीवन सफल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।